आज हमारे जो गेस्ट है वैसे तो उन्हें कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स 2007 में कंप्लीट किया, आरवीजी हॉस्टल में रहे और बॉम्बे की फर्म बंसी मेहता में भी काम किया और इंदौर आ गए। 2019 में इंदौर ब्रांच के चेयरमैन रहे और आज हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर इंदौर से सीए पंकज शाह सर, जो न केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जनरल पर मेरे तो मेंटर रहे हैं और इस पॉडकास्ट की शुरुआत या सीरीज की पॉडकास्ट की शुरुआत इनसे बेटर गेस्ट से हो ही नहीं सकती। तो आई वेलकम यू सर। मेरा सबसे पहला सवाल है कि वाई सीए, वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट? वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट? चार्टर्ड अकाउंटेंट ये नाम सुन के ही गूज़बम्स आ जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीएआई जो हमारी मदर इंस्टीट्यूट्स हैं, इसने पिछले इतने सालों में आज जो देश का डेवलपमेंट है उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी की है। हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दुनिया का सबसे टफ कोर्स भी कहा जाता था और दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी है जिसमें 5 लाख सदस्य और 11 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट ये नाम नहीं, ये रिस्पेक्ट है सोसाइटी के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे ही नाम आता है लोग जो है उसका दृष्टि बदल जाती है। मैं एक बड़े अच्छे परिचित को जानता हूँ, मेरे फादर के साथ सीए कर रहे थे और जब बात आई, बहुत ही मल्टी मिलियनर, बहुत पैसा है उनके पास में, पर फिर भी वो सीए के एग्जाम दे रहे थे। बोले मैं किसी से मिलूंगा तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं 5 करोड़पति हूँ, 10 करोड़पति हूँ, बट मैं बताना चाहता हूँ कि आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो बोलने का जो रिस्पेक्ट है वो आप करोड़ों अरबों कमा लो, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बात है भैया, इसलिए शायद कलाम साहब ने कहा था वी आर द नेशन बिल्डर्स। तो आपकी ये जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? आपने कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को स्टार्ट किया और क्या मोटिवेशन था जिससे आपने सोचा कि नहीं मुझे तो यही करना है? जैसे कि मैं जीजे सर को तो जानता ही हूँ, क्या वही आपके मोटिवेशन फैक्टर थे या और कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे इंदौर में या बाहर के जिन्होंने आपको बोला कि नहीं मुझे तो यही कोर्स करना है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ये टर्म मुझे जो है वो बोलते हैं ना गड़गूथी में मिला है। मेरा जन्म 1985 में हुआ और मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। क्या ये दोनों इवेंट साथ में हुए। जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया मैंने देखा मेरे फादर को जो रिस्पेक्ट मिल रही है सोसाइटी के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये नाम सुनते ही लोगों की जो है निगाह बदल जाती थी, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है बड़ी मुश्किल से कोई इक्का दुक्का आदमी सीए बनता था पहले समय में, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तो उसके बाद उसकी रिस्पेक्ट अपने नॉलेज की वजह से होती थी। ऐसा कहते हैं राजा की पूजा अपने देश में होती है पर विद्वान की सर्वत्र होती है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट से बड़ा कॉमर्स का विद्वान कहीं भी नहीं मिलता था। क्या बात है भैया, विद्वान की बात हुई तो डेफिनेटली हमारा जो कोर्स है वो इंडिया का टफेस्ट कोर्स माना जाता है और इसलिए आज भी 5 लाख ही है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई है हिंदुस्तान की, पर हम 5 लाख के अंदर ही है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, आप इतनी यंग एज में पॉलिटिक्स की तरफ आ गए और सेवा भाव आपके मन में आया, तो ऐसा क्या आहा मोमेंट था या जिसने आपको प्रेरित करा कि मुझे प्रोफेशन को गिव बैक करना है? या लोगों के बहुत सारे, आपका एक ट्वीट मुझे हमेशा याद दिलाता है, जब आप काउंसिल इलेक्शन लड़ रहे थे तो उसके पहले आपने ट्वीट करा था और एफिडेविट दिया था जो कि पूरे इंडिया में काफ़ी लोकप्रिय हुआ वो, क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि जो भी सीसीएम लड़ता है वो अपने पर्सनल गेन के लिए लड़ता है, कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ पर्सनल मोटिव्स रहते हैं, फाइनेंशियल मोटिव्स भी रहते हैं। पर आपका ये एफिडेविट देना कि मैं कोई भी ऑडिट नहीं लूँगा सीसीएम बनने के बाद, आपको ये बात कैसे आपके दिमाग में और क्या प्रेरित करी? तो मेरे ये 2 क्वेश्चन है जिसका मैं आपसे चाहूँगा। आपने 2 क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, बट मैं सबका आपको जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपने कहा कि मैं यंग एज में पॉलिटिक्स के अंदर आया। मुझे याद है अटल जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, क्योंकि युवा पॉपुलेशन जो इंडिया के अंदर है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है, जापान हो सकता है बूढ़ा हो गया है, जापान के अंदर सीनियर सिटीजन ज़्यादा हैं, पर हमारे देश में युवा पॉपुलेशन ज़्यादा है। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन की बात करें तो हमारा प्रोफेशन भी युवा है। आज आप देखेंगे तो पहले पुराने सीनियर सिटीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट हार्डली 20% एंड 80% आर यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो उसी युवा जोश के साथ में, और जो मेरे आइडल्स हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में, आप ये नहीं समझें कि केवल सीनियर्स आते हैं। हमारे यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो रहे हैं राहुल रॉय, ही बिकेम प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 33। आज मेरे से यंगस्टर्स भी 2 यंग मेंबर्स हैं, अर्पित काबरा जो बॉम्बे से काउंसिल मेंबर हैं और रोहित रुवाटिया जो जयपुर से काउंसिल मेंबर हैं, दोनों मेरे से यंगर है, तो मैं 3rd यंगेस्ट हूँ। सो
नॉलेज की कोई उम्र नहीं होती। और हमारे यहाँ प्रोफेशन के अंदर काउंसिल में देखें तो आप सीनियर से सीनियर ले लें, लगभग 67 ईयर्स के सीनियर मोस्ट काउंसिल मेंबर हैं, पर सब लोग यंग हैं, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर। हर आदमी के अंदर उतना ही जोशो खरोश है पूरा अपना समय देने के लिए। 32 के 32 काउंसिल मेंबर ने अपनी जिंदगी को या होम करके बस इंस्टीट्यूट के लिए कुछ कर गुजरना है, क्या हम फ्रेटर्निटी के लिए कर सकते हैं? तो वो कहते हैं ना पर्सनल गेन्स, तो यहाँ पर्सनल गेन्स के लिए कोई नहीं आता, हम सब लोग यहाँ कंट्रीब्यूट करने आते हैं। आज महीने में 20 से 22 दिन मेरे प्रोफेशन के लिए इंदौर से बाहर निकलते हैं। इन 22 दिनों के अंदर हम इंस्टीट्यूट लेवल पे क्या रिसर्च एक्टिविटीज कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कैसे असिस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। हमारी काउंसिल, हमारी इंस्टीट्यूट कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ती कैसे हम गवर्नमेंट को हेल्प कर सकें। चाहे ये नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया, ये नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया, चाहे 2017 में जीएसटी आया था, इतने कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन और इतने हजारों प्रोग्राम्स हम करते हैं जिसके थ्रू आम जनता को, हम आम जनता और गवर्नमेंट के बीच में एक ढाल बन के खड़े हैं कि गवर्नमेंट जो नए प्रोविजन लाती है उनको सरल करके कैसे आम जनता तक पहुंचाएं, कैसे समाज के अंदर हम जागरूकता पहुंचाएं। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल अकाउंटिंग ऑडिटिंग नहीं करता, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम ऑडिटर तो हैं, हम इस राष्ट्र के फाइनेंस के प्रहरी हैं। आज कोई भी हमारी बैलेंस शीट होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर मेरी सिग्नेचर से ज्यादा काम की है। आज अगर किसी फाइनेंशियल पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर हैं तो कोई भी आदमी उसको देख के इन्वेस्ट कर देता है। केवल इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हमारे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन का डंका बजता है। अगर आप देखोगे तो हमारा सीए, इंडिया का जो सीए है, ये पूरी दुनिया में इतना रिकग्नाइजेशन है, म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट्स हैं। आज इंडिया का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंगापुर चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, तो उसको शायद ऑस्ट्रेलिया वाले को यहाँ 10 एग्जाम देनी पड़ेगी, बट इंडिया वाले को केवल 1 एग्जाम दे के भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वहाँ पर प्रैक्टिस का लाइसेंस मिल जाता है। इसीलिए कई बार कहते हैं ना, इंडिया का डंका जब पूरी दुनिया में बज रहा है तो हमारा आईसीआई भी कहता है, देते ने थे जो जवाब उनके सलाम आने लगे, वक्त बदला तो हमारे नीम के पेड़ पर आम आने लगे। बिल्कुल, क्या बात पूरी है सर। दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन का डंका बज रहा है। आज पूरी दुनिया का आउटसोर्सिंग वर्क अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया में हो रहा है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, इंडिया में 2000 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं जो पूरी दुनिया का अकाउंटिंग, आउटसोर्सिंग से लेकर किसी भी टाइप का टेक्निकल वर्क है, फाइनेंस, आप एमआईएस देख लें, वो सब पूरी दुनिया का हब अगर है तो वो इंडिया में है। फॉरेन के अंदर जो काम $200 में होता है वो हमारे यहाँ $40 के अंदर हो जाता है, और $40 में जो क्वालिटी मिलती है वो $200 से ज़्यादा है। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन एक ग्लोबल प्रोफेशन हो गया है। इट इज़ नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया। मैं सर कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा आपके काउंसिल मेंबर रहते हुए। 2 वोफा हुई जो कि बहुत ही फिनोमिनल थी। इस बार की तो मैंने भी अटेंड की थी, लास्ट ईयर में जा नहीं पाया था, पर मुझे हमेशा फोमो हुआ। जैसे कि आप जीसीसी की बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप थोड़ा और प्रकाश डालें कि क्या होता है। जैसे मेरे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको जीसीसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो अगर आप इसको 2 या 4 लाइन में बहुत शॉर्टली ब्रीफ कर सकें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जीसीसी के साथ साथ एक लाइन आप हमेशा बोलते हैं जब भी इंदौर ब्रांच में आते हैं कि मेरे को मेरे मेंबर की इनकम डबल करनी है। तो इससे रिलेटेड ही मैं समझता हूँ जीसीसी को भी ले सकते हैं हम। तो आप सर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए, एलोबरेट कर दीजिए। मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगा। पहले तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या है? अगर आप किसी ढाबे पे जाते हो और दाल तड़का खाओगे तो उसका टेस्ट, हर ढाबे का टेस्ट अलग होगा, पर आप हिंदुस्तान के ताज होटल के किसी भी होटल की फ्रेंचाइजी में चले जाओ, सब जगह आपको सेम टेस्ट मिलेगा। वैसे ही अगर मैं फ्रीलांसिंग, फॉरेन अकाउंटिंग का आउटसोर्सिंग का काम कर रहा हूं तो वो इंडिविजुअल आउटसोर्सिंग का काम हो गया। बट अगर मैं किसी फॉरेन की एजेंसी या फॉरेन की कंपनी की यहाँ पे मेरी फ्रेंचाइजी खोल दी, तो मेरे इंडिया में अगर 100 ब्रांचेस हैं, सब जगह सेम क्वालिटी काम मिले, उसको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बोलते हैं। इट इज स्टैंडर्ड, इसका एक अपना स्टैंडर्ड है, इसके वर्क सेट रूल्स है। नारायण, अगर किसी भी मेंबर को आपको ये देखना है कि उनका काम, जीसीसी का काम परफेक्ट हो, तो एक ही गोल्डन रूल है, अगर आपको 5 बजे तक कोई काम करना है तो 4:49 चलेगा, पर 5:01 नहीं चलेगा। आपको अपना काम टाइम पे देना है और क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में आप इंदौर को भी एक हब बना सकते हो। हाँ बिल्कुल, मेरे चेयरमैन से दरखास्त है, इसे रिक्वेस्ट है इसे कि जल्दी से हम इंदौर ब्रांच में भी ये सेमिनार करेंगे। दूसरा आपका सवाल जो था, हाँ, दूसरा सवाल मेरा ये था कि आप हमेशा सेमिनार में कहते हैं कि ब्रांच चेयरमैन या सेक्रेटरी को तभी याद रखा जाएगा जब वो अपने इनकम, मेंबर्स की इनकम डबल कर देगा।
तो इसके बारे में भी सर मैं जानना चाहता हूँ कि एक मेंबर की इनकम कैसे डबल हो सकती है इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहाँ की बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कि कम पैसों में काम कर रहे हैं। वैसे ये मुद्दा इस पॉडकास्ट से रिलेटेड नहीं है, पर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए क्या एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या एक कॉम्पिटिटिव एज हो सकता है जो उनको सीनियर से बेटर कर सके उस प्रोफेशन में, क्योंकि हर काम हर कोई तो कर नहीं सकता। ये हम समझते हैं, जैसे आप टैक्स के गुरु हैं वैसे ऑडिट के कोई और गुरु है हमारे, मैं फाइनेंस का काम करता हूँ, हमारे विकास जैन साहब है वो ऑडिट का ही काम करते हैं। तो ऐसे में जानना चाहता हूँ कि यंग बच्चों को क्या कॉम्पिटिटिव एज मिल सकता है आज की इस कॉम्पिटिशन। नारायण, आपका सवाल है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की इनकम डबल कैसे हो। बिल्कुल सर। तो मुझे वो बात याद आती है, ढूंढोगे अगर तो मिलेंगे तमन्नाओं के शहर, पर चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो हमें अपना कंफर्ट लेवल तोड़ना पड़ेगा एंड डेफिनेटली डबल क्या हम अपनी इनकम 10x कर सकते हैं। आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो केवल ऑडिटिंग का काम करता है या केवल रिटर्न भरता है, उसकी इनकम डबल कैसे करेगा? बल्कि मैं डबल की बात नहीं करूंगा, मैं तो 10x की बात करूंगा, कैसे हमारी इनकम बढ़ाई जाए। तो अगर मेरे 35 क्लाइंट हैं जिनका मैं टैक्स ऑडिट कर रहा हूं, मैं उन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को सितंबर में ऑडिट खत्म किया, मैं उस रिपोर्ट को अगले साल ओपनिंग बैलेंस चेक करने के लिए चेक करता हूं। इसको रखें, सितंबर ऑडिट खत्म करने के बाद 10 दिन छुट्टी पे जाओ, उसके बाद वापस उसी ऑडिट रिपोर्ट को खोलो और उसमें देखो कि अब वैल्यू एडिशन की अपॉर्चुनिटी क्या है। अपना चश्मा बदल दो। अब जिस चश्मे से मैंने गलती देखी उससे काम नहीं करूंगा, मैं नया चश्मा पहनूंगा और उस चश्मे से अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? अगर मेरे को 10 लोगों से पैसा लेना है, मुझे दिख रहा है कि मेरे क्लाइंट जिसका मैंने ऑडिट किया उसके 3 साल से पैसा नहीं आ रहा, उन 10 लोगों को मैं नोटिस भेज के इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट के अंदर उनसे वसूली करवा सकता हूं। अगर मैं देख रहा हूं कि उसको एक्सपांशन करना है, उसने नई मशीन खरीदी है, उसको सब्सिडी दिलवा सकता हूं स्टेट के अंदर। अगर मैं एमएसएमई में रजिस्टर करवा देता हूं तो केवल रजिस्ट्रेशन करा देने से उसके इंटरेस्ट रेट 1% कम हो जाएगा। तो ये तो केवल बैलेंस शीट को देख के कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी वो बताया मैंने। अब मेरे यही 35 क्लाइंट जिनका बिजनेस है, जिनकी बैलेंस शीट में बना रहा हूं, मतलब इनके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, बट आपको जान के आश्चर्य होगा 5 में से केवल एक बिजनेसमैन मिलेगा जिसने अपनी सक्सेशन प्लानिंग कर रखी है, अपनी विल बना रखी है। तो मैं इन 35 क्लाइंट को पकड़ के अगर इनकी विल बना देता हूं फर्स्ट राउंड में, फिर इनके सेकंड राउंड के अंदर इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी विल बना दूं, इसके बाद में मेरे जितने रिटर्न फाइल करता हूं उन सब की विल बना दूं, तो आप देखना मेरी इनकम 10x होने से कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे अपने अंदर शिद्दत होनी चाहिए, कुछ नया करने की एक जिजीविषा होनी चाहिए कि मैं कुछ नया करूं, अपने कंफर्ट लेवल को तोड़ूं। उसके बाद स्काई इज द लिमिट, मतलब 2x तो कहीं नहीं गया, मैं तो 10x या 100x की बात करता हूं एंड डेफिनेटली इट इज अचीवेबल। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसा हमेशा कोट कहा ही गया है, बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन लाइज द अबंडेंस ऑफ लाइफ। तो मैं अपने यंग लोगों से, ऑडियंस से यही कहूँगा कि ये आपकी जितनी भी बातें हैं सब अमल में लाएं। सर, अब एक काउंसिल मेंबर की दिनचर्या कैसी होती है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक काउंसिल मेंबर क्या क्या काम होते हैं जो उसको करना होते हैं, और एज अ मेंबर हमारी कुछ ड्यूटीज़ है, तो एज अ काउंसिल मेंबर आपकी क्या ड्यूटीज़ रहती है ओवरऑल? देखिए, जब मैं काउंसिल में गया था तो इनिशियली मैंने अपने सीनियर्स को देखा और उनसे बहुत कुछ सीखा भी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास प्रेसिडेंट अनिकेत तलाटी हैं, मैंने उनसे सीखा, उनके दादाजी बोल गए थे कि जब तक तू 100 पेज रोज नहीं पढ़े तेरे को सोना नहीं है। मैंने उनको इनकलकेट करना शुरू किया। फिर मैंने देखा हमारे काउंसिल मेंबर जय छेरा हैं, वो उनके मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी नहीं है, सब कुछ लैपटॉप में है। तो मैंने जाके, मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता था रील्स देखने में, इसने में, तो जब मैंने देखा काउंसिल में प्रीऑक्यूपेशन बहुत है, जय भाई से सीख के मैंने अपने मोबाइल से फेसबुक, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल किया और सिस्टम में डाल दिया। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे हर मेंबर से टच में रहना है, तो मेरा कोई भी कॉल अनआंसर्ड न रह जाए, इसके लिए उन्होंने बताया कि आप जो भी कॉल बात हो गया उसको डिलीट कर दो, आपके पास जो भी मिस कॉल हो 24 आवर्स में आपको उसका जवाब देना है। ये मैंने इंश्योर किया। फिर काउंसिल में जाने के बाद में मैं जिस कमेटी में हूँ, मुझे उसका एक्शन प्लान साल भर का सोचना है, उसके लिए मुझे इंटरेक्ट करना है उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से। जब उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से सीखते हैं तो हमें उनका विजन मिलता है। मेरा अपना कुछ भी विजन नहीं है, मैंने सब लोगों का विजन ही अडॉप्ट कर लिया और उससे मेरा विजन जो है बढ़ गया। तो उसी तरीके से हमको दूसरों से सीखना है, हमारे सीनियर से, इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से। हर कमेटी में काम बहुत है। मैं तो ये कहता हूं कि एज ए सेक्रेटरी ऑफ इंदौर ब्रांच आपको भी पिछले 5 साल के मिनट्स देखना है, उससे आपको अपने सीनियर्स का विजन मिल जाएगा, जिसको आप अडॉप्ट करोगे। तो आप अगर वो काम भी पूरा कर देते हो तो
आपकी टेन्योर बेस्ट हो जाएगी। ठीक है तो सर। मुझे अपने आप को सेटिस्फैक्शन करना है। काउंसिल में बहुत सारे काम हैं, हमारे 32 काउंसिल मेंबर्स हैं, हर आदमी अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट हैं। हमारे काउंसिल के अंदर हम देखें तो कोई ऑडिट का एक्सपर्ट है, कोई टैक्स का एक्सपर्ट है, कोई मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्ट है। सबसे चीज़ें सीख के थोड़ा थोड़ा इनकलकेट करूंगा तो मैं भी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ ऑल बन जाऊंगा। क्या बात है सर। सर जैसे कि अभी आप चेयरमैन हैं कॉर्पोरेशन एंड एनपीओ कमेटी के, चेयरमैन है टैक्सेशन ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के, वाइस चेयरमैन है डायरेक्ट टैक्स कमेटी के, और वाइस चेयरमैन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी वैल्यूएशन स्टैंडर्ड बोर्ड के। तो इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है और क्या क्या नया इंस्टीट्यूट लाने वाला है मेंबर्स के? देखिए नारायण, सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट टैक्स कमेटी के बारे में शेयर करना चाहूँगा। मेरे चेयरमैन श्री चंद्रशेखर चितले जी हैं और मैं वाइस चेयरमैन हूँ डायरेक्ट टैक्स कमेटी के अंदर। ये इंस्टीट्यूट की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है क्योंकि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा एरिया है जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स का ब्रेड एंड बटर है, लोग डायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं। अब अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इस बार नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया है, नए इनकम टैक्स रूल्स आ गए हैं, तो मुझे ये जिम्मेदारी निभानी है कि हमारे प्रोफेशनल्स को अनलर्न करा के, लर्न करा के 61 का एक्ट बुला के 2025 का नया एक्ट पढ़ाया जाए और हमारे मेंबर्स इसको पढ़ सकें। इसलिए इंस्टीट्यूट ने एक नवाचार किया है। अब इनकम टैक्स एक्ट इंस्टीट्यूट छाप के दे रहा है। इनकम टैक्स एक्ट जो दूसरे पब्लिकेशंस शायद 5-6 हज़ार में देते हैं एक्ट और रूल्स, वो हम लोग 1100 रुपये में दे रहे हैं, हार्डली 1/4 कॉस्ट के ऊपर। तो हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, उनको पब्लिकेशन मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम साथ में 2-2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट के न्यूएंसेस को क्लॉज बाय क्लॉज लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स कमेटी इंस्टीट्यूट की बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है और उसके अंदर लोगों को नया इनकम टैक्स एक्ट सिखाने के लिए हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। दूसरी कमेटी टैक्स ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ये इंस्टीट्यूट की बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई ऑडिट होता है तो वो टैक्स ऑडिट होता है। लास्ट ईयर 37.5 लाख टैक्स ऑडिट हुए थे जो 1,02,568 मेंबर्स ने किए थे। पूरी दुनिया में इतने नंबर ऑफ ऑडिट्स कहीं नहीं होते और ये ऑडिट कौन करता है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में एक सज्जन थे टी वेंकट राव, वो सुप्रीम कोर्ट जाके बोलते हैं कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्यों मोनोपोली दे रखी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर अ क्लास बाय देमसेल्फ, नो अदर पर्सन कैन बी सेड टू बी सो एक्सपर्ट इन ऑडिट देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये टैक्स ऑडिट करते हैं और ये टैक्स ऑडिट की क्वालिटी हम गवर्नमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करते रहें कि हमारी कितनी उम्दा क्वालिटी है। इसको चेक करने के लिए वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब गवर्नमेंट ने हमको इतना बड़ा राइट दे रखा है और दुनिया में सबसे ज्यादा ऑडिट हमारा टैक्स ऑडिट हो रहा है, तो उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने का काम भी आईसीआई कर रही है। और हमारे टैक्स ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में हम 1000 केसेस को सिलेक्ट करते हैं और उन टैक्स ऑडिट को 3 टायर लेवल पे रिव्यू करते हैं। पहला अपने टेक्निकल रिव्यूअर्स से रिव्यू करवाते हैं, फिर क्वालिटी रिव्यू ग्रुप है वो उसको रिव्यू करता है और उसके बाद टैक्स ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है जहां पर 3 टायर रिव्यू होता है। और उसके बाद जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उनमें अगर कोई हमको एडवाइजरीज रहती हैं या मेंबर्स को सुझाव है तो उनको ऑब्जर्वेशन फॉर इंप्रूवमेंट भेजते हैं कि ये चीज़ें आपको इंप्रूवमेंट करनी है और कहीं कोई बड़ी गलती हुई तो इमीडिएटली डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर भी उसको रेफर किया जाता है। ये बात रही टैक्स ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की। इसके बाद में इस बार मुझे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एंड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड बोर्ड में वाइस चेयरमैन मिला है। ये आईबीसी और वैल्यूएशन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बडिंग एरिया ऑफ प्रैक्टिस है। पहले अगर मेरा कोई लोन है, बैंक ने किसी लोन दिया मुझे, उसको रिकवर करने में अगर खाता एनपी हो गया तो 4 से 10 साल लग जाते थे। बिल्कुल सही। और जब गवर्नमेंट 2016 में आईबीसी कोड लेके आई तो वही काम आपका 330 दिन से 400 दिन के अंदर होने लगा। ये आईबीसी के अंदर इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दी गई एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये भी एक लुक्रेटिव एरिया है सर, फिर तो आईबीसी बहुत लुक्रेटिव एरिया है। और आईबीसी के अंदर अगर आप रेम्यूनरेशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा रेम्यूनरेशन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज्यादा है। तो आईबीसी कोड के अंदर गवर्नमेंट ने भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट लेके आई है और अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी अमेंडमेंट बिल जो लॉ के अंदर पास हो गया है, लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया है। तो अपने मेंबर्स, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स ये आईबीसी की अपॉर्चुनिटी में आए। एक आईबीसी के असाइनमेंट में आप कम से कम 25 अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हो, इतना स्कोप इसके अंदर है। क्या बात। इसके साथ में ही वैल्यूएशन स्टैंडर्ड बोर्ड भी है। इंसॉल्वेंसी के साथ ही वैल्यूएशन स्टैंडर्ड बोर्ड है। वैल्यूएशन, किसी भी चीज की वैल्यू क्या है
इसको डिटरमाइन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छा कोई नहीं कर सकता। अभी तो स्टार्टअप में काफी डिमांड है सर वैल्यू। एब्सोल्युटली, आप चाहे स्टार्टअप कहें, कंपनी को फ्रेश इक्विटी इशू लेके आना है, मर्जर एक्विजिशन करना है, किसी को अपने शेयर ट्रांसफर करना है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना है, इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब काम के लिए आपको वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट रहती है। और हमारे इंस्टीट्यूट का जो इंसॉल्वेंसी एंड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये टाइम टू टाइम मेंबर्स के लिए प्रयास करता है उनको वैल्यूएशन की नई अपॉर्चुनिटी बताना, सिखाना, ताकि अलग अलग मेथड से हमारे मेंबर्स वैल्यूएशन कर सकें। और अपनी कंफर्ट लेवल को तोड़ के जब वैल्यूएशन आदमी सीखेगा तो स्काई इज द लिमिट। इनकम टैक्स में तो वैल्यूएशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। कंपनी लॉ में कुछ एडवांस वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना जरूरी है, बट इनकम टैक्स और फेमा इनमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन किया हुआ वैल्यूएशन एक्सेप्टेड है। तो हमारे मेंबर्स को इस नई अपॉर्चुनिटी के अंदर भी हाथ आजमाना चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ये बात सर बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पता ही नहीं होगा कि उनका वैल्यूएशन इनकम टैक्स और फेमा में भी चलता है। चूंकि इंदौर में भी सिर्फ 6 वैल्यूअर्स है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, उसमें से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उसमें से आप भी एक है। तो मैं आपको उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। और मेरे को उसके बारे में भी बताइए कि आपने कैसे, पहले तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही होते थे, अब उसमें कुछ डिग्री या कुछ पेपर देके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकता है। तो सर उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा आपसे गाइडेंस चाहिए, और मेरे मेंबर्स को भी चाहिए कि कैसे वो इस फील्ड को भी पूरी तरह एक्सप्लोर करें, क्योंकि हर कोई आज स्टार्टअप की तरफ भाग रहा है, फॉरेन अकाउंटिंग की तरफ भाग रहा है। तो ये भी एक लुक्रेटिव फील्ड है जिसमें काफ़ी काम किया जा सकता है। देखिए नारायण, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को वैल्यूएशन में अपना करियर बनाना है तो सबसे पहले तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, IBPI हमारा, वो 50 घंटे की ट्रेनिंग अपने RVOs के थ्रू कराता है। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन है। आप 50 घंटे का ट्रेनिंग कोर्स करें, ये वर्चुअली भी होता है। ये ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद आपको वैल्यूएशन की ट्रेनिंग मिल जाएगी। जब आपने वैल्यूएशन की ट्रेनिंग ले ली, इसके बाद आपको IBPI की एग्जामिनेशन होती है NSE के NISM सेंटर्स पे, वो एग्जाम पास करना है। एक बार आपने एग्जाम पास कर ली, फिर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। और हमारे मेंबर्स, क्योंकि ये अभी बहुत कम लोग हैं, मोनोपोली है, तो जहाँ मोनोपोली होती है, कम मेंबर्स होते हैं, वहाँ आप प्रीमियम फीस चार्ज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेंबर्स के लिए है। RVO में रजिस्टर कराएं, 50 घंटे की ट्रेनिंग ले, और उसके बाद में एग्जाम पास करके अपने आप को रजिस्टर्ड वैल्यूअर बना ले। अगर आपने CA की एग्जाम पास कर ली तो दुनिया की कोई एग्जाम आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। ये तो बिल्कुल सर, ये तो नियत की बात है। दूसरी बात, मैं काउंसिल को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से CS इंस्टीट्यूट है, CWA इंस्टीट्यूट है, जो हमारे टैक्स ऑडिट के पीछे पड़े थे, पर लास्ट ईयर जो डिसीजन हुआ सर, वो उसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो ऐसा क्या हुआ कि जब 32 के 32 जो मेंबर्स थे, उन्होंने हमारे फेवर में डिसीजन दिया। देखिए नारायण, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट के लिए जाना जाता है, कंपनी सेक्रेटरीज सेक्रेटरियल वर्क के एक्सपर्ट हैं, और कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिट के एक्सपर्ट। आप इसके लिए एप्ट पर्सन इसलिए क्योंकि आपने कंपनी सेक्रेटरी भी कर रखा है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि सर ने कंपनी सेक्रेटरी भी कर रखा है, सर ने LLB भी कर रखा है, इसलिए आपसे बेहतर कोई बता ही नहीं सकता मुझे इस बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जिसका काम उसी को साचे। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट के अंदर एक्सपर्ट है, कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटरियल में है, और कॉस्टिंग की बात करें तो उसमें ICWA CMA जो है वो एक्सपर्ट होते हैं। तो इसलिए ये तीनों हमारी सिस्टर बॉडीज ही हैं, और तीनों बहुत कोहेसिवली वर्क कर रही हैं। और फ्यूचर में जो गवर्नमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप लेके आ रहा है, तो हम तीनों सिस्टर इंस्टीट्यूट मिलकर बहुत अच्छे से काम करेंगे। जब गवर्नमेंट को ये बताया गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया, उन्होंने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो ऑडिट के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही ऑडिट की मोनोपोली मिलनी चाहिए। इसमें उन्होंने फॉरेन के एग्जांपल्स भी दिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड वेल ले लीजिए, या CPA ऑस्ट्रेलिया ले लिए। दुनिया में कहीं भी जो सेक्रेटरियल है या कॉस्ट वाले हैं, उनको अपना काम कर रहे हैं। और ऑडिट की जहां बात है, स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात है, फाइनेंशियल ऑडिट की बात है, वो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। तो इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स और सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये मोनोपोली दी है। साथ ही एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात आई कि यार इतने ऑडिट, 37 लाख से ज़्यादा टैक्स ऑडिट्स होते हैं, तो ये कौन कर सकता है? तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दुनिया में, अगर भारत में बात करें तो भारत में टोटल 19,000 पिन कोड हैं, और 19,000 में से 17,000 पे एक ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है। तो इतना डीप पेनिट्रेशन हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है, इसलिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मुफज्जल एरिया से लेकर मेट्रो तक सबको सर्व कर सकते हैं। क्या बात है सर। ये नारायण, आपने एक और सवाल मुझसे पूछा था कि NPO कोऑपरेटिव कमेटी में भी मैं हूँ।
एनपीओ कोऑपरेटिव कमेटी में मैं क्या करने वाला हूं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। आप इसी से अंदाजा लगाएं कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको कोऑपरेशन बरकरार दे रखा है। और हमारे देश में देखें तो महाराष्ट्र गुजरात में कंसंट्रेशन है कोऑपरेटिव का। तो इस कमेटी के चेयरमैन के रूप में पहला मेरा जो कंसंट्रेशन रहेगा कि कैसे अपने देश के दूसरे स्टेट्स में भी हम कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि कोई भी व्यापारी है उस तक अगर कोई पहुंच सकता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अवेयरनेस क्रिएट करें कि कोऑपरेटिव कैसे बनाई जाए। साथ ही हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, तो हमारे देश में फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ये भी बहुत लिमिटेड स्टेट्स में हैं। तो हम इन फार्म प्रोड्यूसर कंपनीज को बनाने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करेंगे। साथ ही अभी देश में कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करने के लिए उनके लोकल ऑडिटर होते हैं। मेरा ये साल फोकस रहेगा कि हर स्टेट में कोऑपरेटिव ऑडिट अगर कोई करे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करे, ये मैं इम्प्लीमेंट करवाना चाहूँगा। सर मैंने तो आपसे 2 ही पूछी थी, आपने तो मुझे 5 से ज़्यादा बता दी नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए क्या क्या फील्ड हो सकती है। इसके अलावा सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया, मतलब वापस से मैं पूछना चाहूँगा कि ट्विटर पे जो आपने एफिडेविट दिया था इलेक्शन का, वो क्यों दिया था और क्या आपके मन में आया था कि मैं काउंसिल में जाने के बाद कोई ऑडिट नहीं लूँगा? ऐसा कहा जाता है नारायण। पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने गवर्नमेंट ऑडिट लेने के लिए या सीएनएजी ऑडिट करने के लिए क्यों ये एफिडेविट दिया था कि मैं अगर इलेक्ट हो जाता हूं तो मैं कोई भी ऑडिट गवर्नमेंट का ऑडिट नहीं करूंगा, सीएनएजी का ऑडिट नहीं करूंगा। क्योंकि आज हम लोग जब भी गवर्नमेंट जाते थे, गवर्नमेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन करने जाते थे, अगर मैंने किसी का नमक खाया है तो मैं फिर उसके सामने बोल नहीं पाऊंगा, मेरी आवाज़ जो है नीची हो जाएगी। ये मेरी पर्सनल थॉट प्रोसेस है। इसलिए मैंने ये पॉलिसी डिक्लेयर की थी कि अगर मैं गवर्नमेंट में जाके मुझे रिप्रेजेंटेशन देना है, काउंसिल के थ्रू जाना है, तो मैं गवर्नमेंट ऑडिट नहीं करूंगा। तो उससे मेरी आवाज़ बुलंदी से मैं अपनी बात रख सकूंगा, अपने प्रोफेशन की बात रखूंगा। ये मेरा एक पर्सनल विचार था और लोगों के जिससे मुझे जो है इस पर बहुत जन समर्थन भी मिला। बहुत जन समर्थन मिला। और सर आप काउंसिल में पहले हैं जो रीजनल का चुनाव हारने के बाद काउंसिल में पहुंचे, तो मेरे को उस जर्नी के बारे में भी बताइए सर थोड़ा। मैंने 2021 में रीजनल काउंसिल का इलेक्शन लड़ा पर मैं नहीं जीत पाया। तब मैंने सोचा कि नथिंग डूइंग, अब सेंट्रल काउंसिल का इलेक्शन ही कंटेस्ट करना है। और जब मैंने ये इलेक्शन चालू किया तो लोग मेरे साथ जुड़ते गए। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवा बनता गया। तो वैसे ही सारे लोगों की जो शुभकामनाएं थी, लोगों की मेरे से अपेक्षाएं थी, और साथ ही मैंने लोगों के लिए जो है ये दृढ़ संकल्प भी किया कि मेरे किसी भी भाई, किसी भी प्रोफेशनल को कभी भी कोई भी समस्या होगी तो मैं उसके लिए उपलब्ध रहूंगा। और 2021 से 2024 में जब हमारे काउंसिल के इलेक्शन हुए, नारायण, मैंने किसी भी सैटरडे संडे को इंदौर में नहीं बिताया। मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं सैटरडे संडे किसी न किसी ब्रांच में जाके अपने फ्रेटर्निटी को सर्व करूंगा। और उसका लोगों ने मुझे जो है प्रतिसाद भी दिया। चाहे छोटा से छोटा कस्बा हो, हमारे कई ऐसी जगहें हैं जहाँ चैप्टर्स भी नहीं हैं या बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। छत्तीसगढ़ में तो मैं धमतरी, कोरबा, फिर अंबिकापुर, हमारे यहाँ पर खंडवा, खरगोन, जावरा, ऐसी हर छोटी छोटी जगह गया जहाँ हमारे प्रोफेशन की आत्मा बसती है। हमारी ब्रांचेस में गया, बड़े शहर गया। आज हमारा इंदौर अपने आप में इतना बड़ा है, पर मैंने रायपुर से मुझे साथ मिला, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, वहाँ के मेंबर्स का साथ मिला। यूपी में झांसी, मुरादाबाद, बरेली, सब जगह से लोगों का मुझे समर्थन मिला। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक बार तो प्रचार करने में यात्रा पे बद्रीनाथ गया था और जोशीमठ में मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बोर्ड दिखा, मैं उसके पास भी मिल के आया। क्या तो इसी तरीके से देखिए, एक एक मेंबर बूंद बूंद से सागर भरता है, और वैसे ही सबका प्रेम मिला और मैं काउंसिल में सेवा करने आ गया। मतलब जिसको भी काउंसिल इलेक्शन लड़ना है उसको सैटरडे संडे इंदौर में नहीं बिताना है, अपने नेटिव प्लेस पे। सर 7 स्टेट्स आते हैं हमारे यहाँ, जैसे इंदौर का तो रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, हमारे बिहार के कुछ मेंबर्स है, झारखंड, रांची, इस तरफ के कुछ मेंबर्स है जिनकी इनकम इंदौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो क्या काउंसिल ये भी सोचती है एज अ हेड ऑफ द फैमिली कि इन लोगों की इनकम कैसे बढ़ा दी जाए, या ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जैसे जो स्टेट्स पीछे की तरफ हैं, लो इनकम वाले हैं, उनको कैसे इंस्टीट्यूट के लेवल पे ऊपर लाया जा सकता है? देखिए नारायण, हमारे जो मेंबर मुफजिल एरियाज में रहते हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज शायद थोड़ी कम दिखती हैं, बल्कि इसमें 2 विचार हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि वहाँ पर इनकम टैक्स और दूसरे टैक्स लॉस की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से चलती है, क्योंकि वहाँ पर जो है अवेयरनेस की भी कम होती है,
पर इनकम हमारे देश में ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ के मेंबर्स, क्योंकि मेंबर्स भी कम हैं, बट इनकम वहाँ की जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी या रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन सब जगह हो रहे हैं, तो वहाँ के मेंबर्स की इनकम है। हाँ, ऑडिट से अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, बट दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे मेंबर्स की बहुत है ऐसी जगहों पे। साथ ही दूसरे छोटे मुफज्जिल एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप ये देखिए कि नाबार्ड और इन सब के रूल्स हैं कि इन एरियाज़ के अंदर ऑडिट्स वो एक्स्ट्रा अलॉट करते हैं। आज अगर एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है तो वहाँ पर नाबार्ड का रोल ज़्यादा है, गवर्नमेंट ऑडिट्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो उन स्थानों पर नाबार्ड हो गया, इवन आरबीआई, पहले तो आपको मालूम है कि इन एरिया में जो है क्या बोलते हैं, हमारा कूलिंग पीरियड नहीं होता था। आज इंदौर के अंदर कोई है तो उसको कूलिंग लगता था, पर खंडवा बुरहानपुर चले जाओ तो वहाँ कूलिंग नहीं लगता था। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का हो रहा है, और मैं तो कहता हूँ चाहे मेरा मेंबर बॉम्बे में हो या वो मेंबर जो है खंडवा खरगोन बुरहानपुर में हो, दोनों ने एक ही एग्जाम पास करी है, दोनों इक्वली कैपेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आदमी को मिल रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे मध्य प्रदेश में जावरा करके एक छोटी सी जगह है, वहाँ के 10 मेंबर मिलके फॉरेन आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं, हांगकांग को, यूके को अपनी सर्विसेज केटर कर रहे हैं। तो जहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमको कम लगती है वहाँ पर विकास बल्कि ज़्यादा होता है, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, आदमी कंफर्ट लेवल को क्रॉस करके अपना बेटर तरीके से काम करता है। सर, आपने पिछले 2 साल में कितने रीडिंग रूम ओपन करे हैं, और मतलब मैं देखता ही हूँ आप बहुत प्रोग्रेसिवली और एग्रेसिवली इस चीज़ को चाह रहे हैं, और काउंसिल भी चाह रहा है कि हर छोटी जगह हमारी एक ना एक बिल्डिंग तो होनी चाहिए। तो इसके बारे में भी आप मेरे को थोड़ा सा एलोब्रेट करें कि कितने रीडिंग रूम ओपन हो गए और क्या मेंबर करें जिससे उनके डिस्ट्रिक्ट या उनके एरिया में वो रीडिंग रूम ओपन हो पाए। देखिए नारायण जी, आपने बहुत बढ़िया रीडिंग रूम का सवाल किया। रीडिंग रूम ये हम मुफज्जिल एरियाज में खोल रहे हैं जहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है, और इसके पीछे जो भावना है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी काउंसिल ने सोचा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका अर्थ ये है कि हमें किसके लिए सेविंग करना है। आज हमारे इंस्टीट्यूट के जो फंड्स हैं वो अपने मेंबर्स के लिए हम अपने खजाने खोल दें, हमारे मेंबर्स के लिए रीडिंग रूम एस्टेब्लिश हो, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज हो, ताकि वहाँ पर मेंबर्स जाके काम करें और मेंबर्स वहाँ जाके पढ़ें, स्टूडेंट्स जाके पढ़ें, तो स्वर्णिम भविष्य बन सके। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो जिंदगी भर पढ़ाई करता है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन उसको लिए चाहिए। तो उसके लिए मेंबर हो या स्टूडेंट हो, वो लाइफ टाइम एक स्टूडेंट है, और उस स्टूडेंट को पढ़ने के लिए अपनी प्रीमाइसेस मिल जाए, इंस्टीट्यूट की प्रीमाइसेस मिल जाए, ये मेरे दिल की भावना है। इसलिए मध्य प्रदेश में हमने ऑलरेडी जो है 3 से ज़्यादा रीडिंग रूम ओपन कर दिए हैं। एमपी छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी मैंने पिछले 6 महीने के अंदर छिंदवाड़ा में, राजनाथ गांव के अंदर और खंडवा के अंदर, ये 3 जगह रीडिंग रूम की ओपनिंग करी है, इनॉग्रेशन किया है। और हमारा टारगेट है कि इस साल में कम से कम 10 और रीडिंग रूम हम हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थापित करेंगे, और साथ ही हमारे CIRC के जितने भी मुफज्जिल एरियाज हैं उन स्टेट्स के अंदर, उन एरियाज के अंदर भी हम रीडिंग रूम एस्टेब्लिश करेंगे, ताकि हमारा मेंबर वहाँ पर पढ़े, अपने आप को डेवलप करें। पढ़ना और डेवलप करना इसलिए भी ज़रूरी है, किसी ने कहा है कुछ इस तरह तेज हो गई है रफ्तार जिंदगी की कि सुबह का गम शाम तक पुराना हो जाता है। बिल्कुल, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बचकर रहना इस दुनिया की परछाई से। लोग यहाँ पहाड़ भी बना देते हैं राई से, बनना है तो बहता हुआ जल बनो, क्योंकि ठहरा हुआ जल ढक जाता है अपनी इकाई से। इसलिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, डेवलप होते रहें, और इसके लिए हमारा रीडिंग रूम आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है सर, क्योंकि इंदौर भी एमपी का फाइनेंशियल कैपिटल इसलिए बना क्योंकि हमारे कुछ सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ICI इंदौर ब्रांच में कंट्रीब्यूट करके इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, और उस बिल्डिंग के कारण ही इंदौर का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ, ICI बिल्डिंग के कारण। इसी तरह का रीडिंग रूम भी हर डिस्ट्रिक्ट में बन जाए। जैसे कि आप बोलते हैं कि 17,000 पिन कोड में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा काउंसिल से आपके थ्रू कि उन 17,000 जगह ही हमारे रीडिंग रूम खुल जाए सर। बल्कि नारायण, मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित नहीं है, हम हमारे मेंबर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी की है। आज AI अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड हो गया है, और आपको यकीन नहीं होगा कि 700 से ज़्यादा बैचेस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपने मेंबर्स के लिए चला चुका है। हमने AI लेवल 1 के बाद में लेवल 2 भी चालू कर दिया है। AI के अंदर इंस्टीट्यूट का 25 से 30 करोड़ का साल भर का बजट है। हम अपने फैकल्टीज को पढ़ाते भी हैं, हर 15 दिन में फैकल्टीज का भी डेवलपमेंट किया जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ऐसा है कि हर 15 दिन में कुछ नया आ जाता है, बल्कि हर सेकंड कुछ नया डेवलपमेंट होता है। तो हम अपने मेंबर्स को भी अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि AI के लिए कहा जाता है ना कि
चार्टर्ड अकाउंटेंट को एआई बदल नहीं सकता, बट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको एआई नहीं आता उसको वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रिप्लेस कर देगा जिसको एआई आता है। बिल्कुल सही बात है सर। और एआई में तो काफ़ी ज़बरदस्त काम हुआ है, जैसे कि हमेशा कहा जाता है माँ बाप ऑफ एआई हमारे उमेश सर और दया निवास शर्मा सर के लिए, जिन्होंने इतना फिनोमिनल काम करा है। डेफिनेटली। और अभी तो एआई के चेयरमैन हमारे जो है पास्ट प्रेसिडेंट श्री नंदा जी हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत काम हो रहा है। स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी हमने ऑरा का कोर्स लॉन्च किया है। 6 घंटे का ये वर्चुअल कोर्स है, जिससे हम चाह रहे हैं कि हमारा एक एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने आप को अब्रेस्ट कर ले, उसका भी सशक्तिकरण हो जाए, ताकि वो जब काम करे तो एआई टेक्नोलॉजी को यूज करके वो सर्विसेज बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज डिलीवर कर सके। तो हमारे मेंबर्स और स्टूडेंट लगभग हमारे 30,000 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज एआई से इनेबल्ड हैं। और जो एआई का कोर्स आईआईटी मुंबई शायद 2 लाख रुपए में कराता है, वही कोर्स हम लोग 5,000 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य है कि हमारा इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट दुनिया के अंदर बेस्ट हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, नॉलेज की बात हो, कोई देयर इज नो अदर नेम, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बात है सर। मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए लाइट आपकी कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा कि हम जो सेमिनार कराते हैं, लोगों को लगता है बहुत सस्ते में कराते हैं, जबकि उसकी कॉस्टिंग बहुत आती है। तो वो जो इतने आवर्स हमने हमारे मेंबर्स को एजुकेट करा है, उसके बारे में आपने एक सेमिनार में बोला था, तो मैं चाहूँगा आप वो भी अपडेट करें, ताकि मेरा मेंबर जो आज ब्रांच नहीं आ रहा है, एज ए सेक्रेटरी मैं फ़ोन करता हूँ, लोगों को बुलाना चाहता हूँ या एजुकेट करना चाहता हूँ, तो उसको ये पता चले कि इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है काउंसिल की। जो CPAs की मैंडेट है वो इसलिए नहीं है कि आपको आना है या इंस्टीट्यूट को कुछ है, वो इसलिए कि मेरा मेंबर एजुकेट हो और वो बहुत अच्छे से प्रोफेशन को सर्व कर सके। तो इसके बारे में भी मैं सर जानना चाहता हूँ कि एज अ काउंसिल मेंबर और एज अ हेड ऑफ द फैमिली आप क्या सोचती है काउंसिल इस बारे में। देखिए नारायण, CP की जब आप बात करते हैं तो मैं रिपीट करूंगा, कुछ इस तरह तेज हो गई है रफ्तार जिंदगी की कि सुबह का काम शाम तक पुराना हो जाता है। आज हमारा लॉ इतना डायनेमिक हो गया है, आप देखिए नए लेबर कोड्स आ गए, DPDP एक्ट आ गया, इनकम टैक्स पूरा बदल गया, वैट बदल के GST आ गया। हर जगह तो डेवलपमेंट है, हर जगह चेंजेस हैं। तो हमारे मेंबर्स को इसके लिए अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज तो देखिए यूट्यूब पे भी मिल जाता है, CA ट्यूब पे भी मिल जाता है, पर नॉलेज के बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे गुजराती में कहते हैं मोटा मा मोटी खांड એટલે ओढ़खांड, नेटवर्किंग इज द बिगेस्ट की टू सक्सेस। आज हमारे 4 मेंबर्स मिलेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो डेवलपमेंट होगा। अभी बैंक ऑडिट सीजन है, हमारे सीनियर मेंबर्स को बैंक ऑडिट आया, और उनको करने के लिए टेक्नोलॉजी के लिए एक यंग मेंबर की ज़रूरत है। तो अगर वो दोनों सेमिनार में मिलेंगे तो सीनियर मेंबर और जूनियर का तो ये दोनों मिला के जब हैंड्स ऑन मिलेंगे तो एक सिनर्जी इफेक्ट क्रिएट होगा। आज कई सीनियर मेंबर्स हैं जिनके पास अच्छी लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर्स हैं, बट उनको एक इंडेस इनेबल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, क्योंकि यंग मेंबर ने इंडेस पढ़ के निकला है। तो जब इनकी सिनर्जी होगी तो एक नया रिजल्ट होगा, जिसकी वजह से सीनियर जूनियर, एक सीनियर मेंबर के पास अनुभव है, वो कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो हमारे सीनियर्स के साथ जब यंग मेंबर मिलेंगे तो एक वो कहते हैं ना, सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपेलिडोशियस ऐसा कॉम्बिनेशन निकल के आएगा कि हमारा मेंबर और सीनियर सबके लिए जो है ये एक विन विन सिचुएशन होगी, सबका मंगल होगा। सर बहुत ही बढ़िया उम्दा विचार है आपका। नेटवर्किंग के लिए हमेशा बात होती है, क्यों ना इस बारे में एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए। जैसे वोफा में भी बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म था, जिसमें आप किसी को भी ढूंढ सकते हैं, वो आपकी फील्ड का है या नहीं है। वैसे ही कोई प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बना रही है, जिसमें सीनियर मेंबर अपने यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ढूंढ सके। चूँकि मैं भी सेक्रेटरी हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमको बैंक ऑडिट अलॉट हुआ है, मेरे को एक सीनियर मेंबर का मैसेज आता है कि मेरे को जूनियर की ज़रूरत है। तो वो पर्सनली तो मैं कर लेता हूँ, पर जिनको मैं नहीं जानता हूँ या जो मेरे को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में भी तो कुछ किया जा सकता है सर। देखिए नारायण, नेटवर्किंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट ने पहले से CA कनेक्ट करके एक बहुत अच्छा पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। नेटवर्किंग को लेके इंस्टीट्यूट के कई सारे पोर्टल्स हैं जिसके थ्रू मेंबर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कई सारे सेतु पोर्टल हैं जिसके थ्रू एक यंग मेंबर सीनियर से मिल सकता है। एक यंग मेंबर अगर किसी फील्ड में एक्सपर्टाइज रखता है तो वो उस पोर्टल पे डाल सकता है। बट ये नेटवर्किंग डिजिटल तो है ही, साथ ही सेमिनार में, लोकल प्रोग्राम में अगर यंग मेंबर और सीनियर दोनों आएंगे ना, तो 1 to 1 एक क्या होता है, इंदौर का मेंबर हर आदमी को जानता है, तो आपस में अगर एक सीनियर जूनियर उसी सेम शहर के हों तो दोनों का जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो एक अलग लेवल का रहेगा। तो नेटवर्किंग पोर्टल तो है इंस्टीट्यूट के,
पर साथ ही ब्रांच के प्रोग्राम में अगर मेंबर आएंगे तो नॉलेज लेने के अलावा नेटवर्किंग का उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। इस बात का हम जितना प्रचार करेंगे तो सीनियर्स और यंग मेंबर्स दोनों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और इसीलिए क्या होता था, सीनियर मेंबर्स में 60 साल के हो गए हमारे मेंबर्स तो उनके लिए एग्जामिशन था, इसको हमने बढ़ा के 70 कर दिया। अब 60 साल से ऊपर के मेंबर्स हैं जो 70 तक हैं, उनको भी 10 स्ट्रक्चर्ड CPRs अटेंड करने पड़ेंगे, उनको सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस में आना पड़ेगा, तो उनके नॉलेज का लाभ हमको मिलेगा और यंग मेंबर्स के साथ उनका इंटरेक्शन भी बहुत होगा और एक विन विन सिचुएशन निकल के आएगी। सर अभी ऑल इंडिया MCM जो हुई थी हमारी गुड़गांव में, उसमें प्रसन्ना सर ने बोला था कि कुछ डिजिटली वो ऐसा करने वाले कि मेंबर्स को 500 मीटर के रेडियस में ही रहना पड़ेगा, तो ये क्या एक्चुअली होने वाला है कि नहीं होने वाला है? देखिए, CP हमारी जो होती है कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन, ये एक बहुत ही रेगुलेटेड रिजाइम है और बहुत एक्सपेंसिव चीज़ हम बहुत सस्ते में दे रहे हैं। तो हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स इसको प्रॉपरली अटेंड करें और उसके लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप किया गया है। हमारा मेंबर उसके 50 मीटर, अगर जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसके 50 मीटर की रेडियस में उसका मोबाइल अगर डिटेक्ट होता है तो सिम बाइंडिंग कर देंगे, जिसके थ्रू मेंबर्स की कंसेंट लेंगे, जिसके थ्रू उसको स्ट्रक्चर्ड CPR तभी मिलेगा जब उस 50 मीटर की रेडियस में है। सर आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था लास्ट ईयर जब आप काउंसलिंग कमेटी में थे जो बॉम्बे में हुआ था, तो वो क्या विचार आया था आपके दिमाग में और क्या इंस्टीट्यूट कर रही है ताकि और बच्चे आए CA के लिए? जैसे कि हमारा एक प्रोग्राम चलता है जिसमें हम मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो डिफरेंट स्कूल्स में जाएं और सेमिनार लें, जिसके लिए इंस्टीट्यूट रेम्यूनरेशन भी पे करती है ट्रैवलिंग के अलावा भी। तो ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं छोटे छोटे जो हमारे मेंबर्स को पता ही नहीं है कि इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे कर रही है? एक नॉर्मल मेंबर है उसको लगता है इंस्टीट्यूट सिर्फ सेमिनार ही कराती है। आपके होने से मैं वो बैक एंडिंग जानना चाहता हूँ कि जो मशीनरी है उसमें कितने सारे पॉइंट्स हैं जो एक काउंसिल मेंबर उसकी ऑयलिंग करता है, फुलफिल करता है उसको। तो आप सर उसके बारे में बताइए। पहले तो मेरे को आपके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो एक्सपीरियंस बताइए, उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें बताइए। देखिए नारायण, लास्ट ईयर में करियर काउंसलिंग कमेटी के अंदर वाइस चेयरमैन था श्री दुर्गेश काबरा जी के साथ में। करियर काउंसलिंग कमेटी में हमने प्रोजेक्ट वाणिज्य लॉन्च किया। पहले क्लास 6 में राजस्थान में कॉमर्स पढ़ाया जाता था। बिल्कुल, क्लास 6 से ही वो बोलते ना कि आप जो है सो इट यंग कैच देम यंग, तो क्लास 6 में जब कॉमर्स पढ़ाया जाता था तो आज राजस्थान में हर घर में एक CA मिलता है आपको। बिल्कुल सही बात, ये उसी का फल है। तो हमने यही निर्धारित किया कि वापस कॉमर्स एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाए। प्रोजेक्ट वाणिज्य में हमने सारे एजुकेशन बोर्ड की कमेटी के जो चेयरमैन थे, जैसे मध्य प्रदेश स्टेट एजुकेशन बोर्ड हुआ, दिल्ली स्टेट एजुकेशन बोर्ड हुआ, इन सारे देश के सारे एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया, सेक्रेटरीज को बुलाया और उनको बताया कि कॉमर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। आज कॉमर्स के बिना जो है दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। चाहे ट्रम्प का टैरिफ लगे तो वो भी कॉमर्स के अंदर आता है, इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, मोबाइल चलाना हो, डिजिटल पेमेंट करना हो, ये सब भी कॉमर्स है। तो इसलिए कॉमर्स की अवेयरनेस ये क्लास 6 से 6 स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाए, इसके ऊपर हमने बहुत सारा कोर्स करिकुलम में काम किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये हमने बॉम्बे में डिसाइड किया कि क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे हाईएस्ट लार्जेस्ट करियर एडवाइस लेसन बनाया जाए। और इसके लिए बॉम्बे में हम नेस्को कॉम्प्लेक्स के अंदर 7000 से ज्यादा म्युनिसिपल स्कूल के बच्चों को इकट्ठा किया। क्या बात है। उसका रीजन था क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स सबसे सस्ता कोर्स है, बल्कि नेगेटिव कोर्स है, क्योंकि जितना आप ये कोर्स करने के लिए देते हो उससे ज्यादा तो आपको स्टाइपेंड में रिफंड मिल जाता है। बिल्कुल सही। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए करियर काउंसलिंग के लिए हमने लार्जेस्ट करियर एडवाइस लेसन किया, जिसमें मैंने एक सेशन दिया था। वो सेशन नेस्को में 7000 से ज्यादा बच्चों ने सुना और उसको गिनीज बुक ने रिकॉर्ड किया एज ए लार्जेस्ट करियर एडवाइस लेसन। क्या बात है। तो ये गिनीज बुक के अंदर जब हमने रिकॉर्ड करके करवाया तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स कैसे इसमें फ्लो बढ़े, क्योंकि देखिए चीज अच्छी है पर लोगों को जब तक अवेयरनेस नहीं है तब तक वो लेंगे कैसे। तो CA सबसे अच्छा कोर्स है, बट ये कोर्स हर आदमी कर सकता है। ये जब लोगों को बताया जाएगा तब लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत काम किया है। एक स्कॉलरशिप का कॉर्पस 500 करोड़ कर दिया। 500 करोड़ के ऊपर आप 8% से 40 करोड़ रुपए का ब्याज मिलेगा। जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं है उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से, फाउंडेशन के स्टूडेंट से ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। वो स्कॉलरशिप से आप पढ़ाई करें। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप स्टूडेंट बने हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, ये कमर्शियल नहीं है, ये एक पेशा है जिसमें आप इट इज़ द अल्फाबेट ऑफ ट्रस्ट। तो आप दिल से काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा CA स्टूडेंट्स
अट्रैक्ट हों, इसलिए उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे सीए में जो आ गया वो हमारे परिवार का सदस्य है, ये मानते हुए हम स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं। इवन जो स्टूडेंट हमारा सीए नहीं कर पाया पर वो हमारे परिवार का सदस्य था, इसलिए उसके लिए BAA बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट ये एक डिग्री लॉन्च की गई है। तो कोई भी अगर इंटर क्लियर किया हुआ है, आर्टिकलशिप की हुई है, सीए फाइनल पास नहीं कर पाया, तो वो एसएसपी पोर्टल पे जाके BAA की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकता है, जो उसको मिल जाएगा। ये BAA कॉर्पोरेट मित्र के रूप में भी काम करके हुए हमारी इकोनॉमी के अंदर सेवाएं प्रदान करेंगे। क्या बात है सर। अब बच्चों की बात आई है तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आरवीजी का एक्सपीरियंस, अब थोड़ी इनफॉर्मल बातें कर लेते सर, आरवीजी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आप इंदौर में, आपके पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो भी आप बॉम्बे क्यों गए हैं आर्टिकलशिप करने? क्योंकि अगर आप यहाँ करते तो आपका खुद का ऑफिस होता, आप मजे करते, आर्टिकलशिप में जाते नहीं जाते, डमी आर्टिकलशिप होती। क्योंकि बच्चों को ऐसा रहता है कि अपने फादर को ज्वाइन करे, डमी आर्टिकलशिप रहे और जल्दी से सीए करे। तो आपने देखिए, पहले तो हमारे डमी आर्टिकलशिप का कोई कंसेप्ट नहीं है। आपने जो सवाल पूछा कि मैं बॉम्बे क्यों गया आर्टिकलशिप करने, देखिए मैं अपने घर में रहता तो मुझे सुनने की आदत नहीं पड़ती। और आप अगर देखेंगे तो इंटरनेशनली भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर इंग्लैंड में राज परिवार के हर सदस्य को, जो भी प्रिंस होता है, उसको 2 साल आर्मी में जाके काम करना पड़ता है। अजीम प्रेम जी ने अपने बेटे को पहले इंटर्नशिप कराई। वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बाहर सीख के आना पड़ेगा। मुझे भी मेरे फादर ने बोल दिया कि अब तुझे काम सीखना है, तो उन्होंने मुझे जो है मार्केट में धकेल दिया, तू अपनी कीमत खुद बना, खुद सीख, उसके बाद मुझे ज्वाइन करना। तो मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे समुद्र है, नॉलेज का अथाह सागर है, और बॉम्बे के अंदर मैंने ज्वाइन किया आरवीजी हॉस्टल, राजस्थान विद्यार्थी गृह। और मैं कहूँगा वो तो सीए की फैक्ट्री है। अगर आप आरवीजी में आ गए तो शायद ही कोई आरवीजी ऐसा रहता है जो सीए बन के नहीं निकला। हमारे ही आरवीजी से मैं जिस रूम में था, 203 नंबर का रूम था, वहीं मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल मिले थे एज ए स्टूडेंट। उन्होंने वहीं साथ में पढ़ाई करके ये सोचा कि कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, क्योंकि आरवीजी की मिट्टी, उस मंदिर के अंदर जो है वो वाइब्रेशंस हैं कि आपको ऐसे विचार आते हैं। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करी जिसको आप देख सकते हैं। आरवीजी से इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज निकले हैं। वो एक वैल्यू सिस्टम ही वहाँ का अलग है, मोरल वैल्यू अलग है, और कुछ कर गुजरने की जो चाहत है वो उस हॉस्टल में जाके डेवलप हुई थी। तो वहाँ मैंने पढ़ाई करी। उस हॉस्टल का एम्बियंस और जो एक स्टडी सर्कल है, वो बोलते हैं ना संगत का असर होता है। तो वहाँ जाके शायद मैं सीए बन पाता, नहीं बन पाता, बट वहाँ गया तो ऑटोमेटिकली जो है सबके साथ पढ़ के सीए बन गया। क्या बात है सर। अब सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आर्टिकलशिप का टेन्योर अभी रिड्यूस हुआ है 2 साल के लिए, तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस थी इंस्टीट्यूट की? देखिए, पहले 3 साल की जो आर्टिकलशिप होती थी उसमें स्टूडेंट को एग्जाम के लिए लीव लेनी पड़ती थी। उसकी कई सारे एग्जाम बीच में आती थी, जिसकी वजह से इफेक्टिव आर्टिकलशिप पीरियड कम हो जाया करता था। अब हमने जो डिसाइड किया है कि आप इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप पास करके आएंगे और फाइनल आप दोगे जब आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगी, ताकि 2 साल की प्योर लर्निंग हो। कोई एग्जाम के लिए छुट्टी नहीं, कोई मगजमारी नहीं, आप सीखें और इतना अच्छा सीखें कि आपको बेस्ट क्वालिटी लर्निंग हो। सर, जो अभी इंस्टीट्यूट ने जो आर्टिकलशिप है वो 3 साल से 2 साल करी है, तो सर उसके पीछे काउंसिल का क्या थॉट प्रोसेस था? देखिए, पहले क्या होता था नारायण कि हमारा जो एजुकेशन की पॉलिसी थी उसमें होता था कि आप जो है इंटरमीडिएट पास करके आते थे, उसके बाद आर्टिकलशिप कर रहे हैं, फिर आपको बीच में एग्जाम के लिए छुट्टियां लेनी पड़ती थी। इसलिए ये कर दिया कि अब 2 साल की प्योर लर्निंग हो, कोई छुट्टी नहीं, कोई ब्रेक नहीं, आप पूरी शिद्दत से 2 साइकिल्स पूरा लर्न करिए। तो इफेक्टिवली देखेंगे तो आप जो 3 साल में सीखते थे वही 2 साल के अंदर सीख रहे हैं। 2 साल की आर्टिकलशिप में अब आपको कोई ब्रेक नहीं है, आपको प्योर लर्निंग है। प्रिंसिपल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं और स्टूडेंट्स के लिए भी प्योर लर्निंग होती है। और उसके बाद आपको इनफ टाइम मिल रहा है 6 महीने का आपके एग्जाम के लिए। अदरवाइज कई बार ये होता था कि स्टूडेंट को जो है एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलता था ऑफिस के लोड के कारण। तो अब इसमें जो है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो रही है कि प्रिंसिपल को अनइंटरप्टेड काम मिल रहा है आर्टिकलशिप से, और आर्टिकल को 2 साल पूरा लर्न करने के बाद 6 महीने की छुट्टी लेगा, वो पढ़ाई करेगा और फिर एग्जाम देगा। तो दोनों के लिए एक अच्छा सिचुएशन डेवलप हो रहा है। सर, हमारा पैकेज जो है, जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके हम कैरियर काउंसलिंग भी कराते हैं और पैकेजेस के लिए ड्राइव भी होती है हमारे इंस्टीट्यूट में। तो उसका पैकेज बहुत सालों से 9 से 10 लाख के बीच ही घूम रहा है। तो वो ज़्यादा क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो बन ही रहे हैं, और आप ही कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेस्ट डिग्री नहीं है वर्ल्ड में। वर्ल्ड छोड़िए, इंडिया में तो है ही नहीं डेफिनेटली।
तो वो पैकेजेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं सर अभी तक? देखिए, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैकेज भी जो है ये डेवलप हो रहा है, और हम लोग हर चीज़ का पैमाना फर्स्ट पैकेज से लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो शायद स्टार्टिंग कम पैकेज से होती है, बट आगे जाके उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। और हम अगर अपनी कंफर्ट लेवल तोड़ के कुछ नया करेंगे तो देन स्काई इज द लिमिट। आज हम इंडस्ट्री की बात करें, आप जॉब करते हो और उसके बजाय प्रैक्टिस के अंदर आते हो, दोनों अलग अलग है। प्रैक्टिस के अंदर आपको बहुत अच्छा है, एज एन एंटरप्रेन्योर आपको रिटर्न मिलता है। जॉब में भी जाते हो तो इनिशियल आपका पैकेज कम रहेगा, बट आप जितना फास्ट चीज़ों को ग्रैब करते हो, शायद एक MBA को इनिशियल पैकेज अच्छा मिल जाए बट फिर उसकी ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाती है। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट को इनिशियल पैकेज आकर 11-12 लाख का भी मिलता है, बट वो अगर अपने आप को प्रूव कर देता है देन स्काई इज द लिमिट। आज इसी इंडिया के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वैभव तनेजा को दुनिया का सबसे बड़ा पैकेज मिला है। लास्ट ईयर 1294 करोड़ का पैकेज टेस्ला के CFO वैभव तनेजा को मिला है, जो एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। तो आपको काम करना है, अपने आप को प्रूव करना है, उसके बाद स्काई इज द लिमिट। देयर इज नो बॉन्डिंग, देयर इज नो अपर लिमिट फॉर CS पैकेज। आपको शुरुआत करना है, उसके बाद जो है आपका मुस्तकबिल आपको अपने हाथ से लिखना है। क्या बात है सर। सर, बच्चों के लिए जो आर्टिकलशिप है वो कितनी ज़रूरी है, और बड़ी जगह से करना चाहिए, छोटी जगह से करना चाहिए, तो उसका कुछ इम्पैक्ट होता है ओवरऑल ग्रोथ में? देखिए, आर्टिकलशिप अगर जो है इसका इंपॉर्टेंस मैं नहीं कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है TD वेंकट राव के केस में कि ये आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग ही है जिसके कारण CA कोर्स जो है क्लास बाय देमसेल्फ है, ब्रांड फॉर ऑडिटिंग है। तो आर्टिकलशिप में हम लोग जो सीखते हैं उसका इंपॉर्टेंस गजब है। आप बहुत बड़ा नाम ले, छोटा नाम ले, ऐसा नहीं है, सीखना तो आपको है। आप कहीं से भी सीखने जा रहे हैं। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए थे, तो आप अपने प्रिंसिपल तो सीखते हैं, साथ ही अपने जो कलीग्स हैं उन्होंने क्या क्या लर्निंग करी, उन्होंने क्या सीखा है, उसको भी इंटरेक्ट करके आप उसमें से भी सीख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। अब मैं वापस से आऊँगा वर्क लाइफ बैलेंस कमेटी, जो कि एक लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ पुणे में, तो उसके बाद इंस्टीट्यूट ने एज अ होल क्या स्टेप्स लिए वर्क लाइफ बैलेंस कमेटी के बनाने के अलावा, तो उसके बारे में भी आप बताइए कि कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कहीं हैरेस हो रहा है तो वो अप्रोच कर सके काउंसिल मेंबर को, या लोकली अप्रोच कर सके, क्योंकि PwC जैसे बिग 4 में ऐसा हो जाना अपने आप में काफ़ी सरप्राइजिंग है। तो इसके बारे में क्या आप लोगों की चर्चा हुई थी, या क्या स्टेप्स लिए इंस्टीट्यूट ने? देखिए नारायण, हमारे देश में 5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उसमें इक्का दुक्का ऐसा केस हो सकता है, बट मेरा तो मानना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को वर्क लाइफ बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। हमारे CA इतने टफ होते हैं कि उनको किसी बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। वो सारा बैलेंस वो खुद बनाते हैं और वही बैलेंस शीट को साइन भी वो करते हैं। इसलिए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने आप में इतने बैलेंस होते हैं, इतने पीड़ होते हैं कि उनको वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो तो वर्कहॉलिक होते हैं। बट येस, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। वो कहते हैं ना 8x8x8, 8 घंटे काम करिए, 8 घंटे फैमिली को दीजिए और 8 घंटे की नींद लीजिए। ये तीनों चीज़ें बैलेंस लॉन्ग टर्म में हर व्यक्ति को करना चाहिए। बट चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन की बात करें तो हमारे CA बड़े मजबूत होते हैं, बड़े कठोर होते हैं। उनको कहीं भी जो है किसी छोटे मोटे इवेंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, मैं एज अ मेंबर रिक्वेस्ट करूंगा कि काउंसिल इसके बारे में और सोचे, कुछ ना कुछ हो, क्योंकि ये एक त्वरित मुद्दा रहा है। इसके बाद सर DPDP एक्ट आने वाला है। अभी MP में ही एक केस हुआ है, शायद अगले मंथ की 8 तारीख से इंस्टाग्राम की जो चैटिंग है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं रहेगी। तो इसके बारे में इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, और इसको कैसे हम एज अ नेशन बिल्डर कैसे जनरल पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं सर? DPDP एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। डेटा प्राइवेसी को लेके जो नया कानून आया है, अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो पेनल्टी मालूम है कितनी है? 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी है अगर आप अनऑथराइज डेटा का यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से आप सबने देखा होगा कई सारे टेलीकॉलर फ़ोन हमको आ जाते हैं, डेटा लीक हो जाता है कई जगह से, अलग अलग जगह से। अब ऐसी कोई भी कंपनीज अगर उनको ऑफिशियल डेटा नहीं मिला है, बिना कंसेंट के डेटा अगर उन्होंने किसी व्यक्ति का लिया है, तो वो उस डेटा को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये अपने आप में एक गेम चेंजर रहेगा। और हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके यहाँ पर DPDP एक्ट का कंप्लायंस हमको इंश्योर कराना है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे इंस्टीट्यूट का डिजिटल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड DPDP को लेके बहुत कुछ काम कर रहा है। हम लोग इसमें फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कर रहे हैं। हाल ही में मैं इंदौर में भी किया था, और इसकी फैकल्टीज डेवलप करके हमारे जो वॉरियर्स हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट वॉरियर्स हैं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में जा के अपडेट करेंगे
कि इस डीपीडीपी की पॉलिसी का, इस कानून का कंप्लायंस करें और अपने आप को बड़ी पेनल्टी से बचाएं। अदरवाइज इतनी बड़ी पेनल्टी लग गई तो उस बिजनेस का बंटा ढार हो जाएगा। मतलब सर अब हर चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रीली ये बोल सकता है कि उसको बजाज फाइनेंस से फोन नहीं आने वाला है बजाज फाइनेंस और पुणे वाला से। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के लिए है कि बच्चे हमेशा जब स्टार्ट करते हैं तो खूब मोटिवेटेड रहते हैं, फिर कभी कभी 2-3 अटेम्प्ट में फ्री हो जाते हैं। तो हंसराज चुग सर ने पिछली बार एक आप लोगों की कमेटी हुई थी जिसमें पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स जो पास नहीं कर पाए थे उन लोगों को आपने वापस से जोड़ा था। तो इस बार भी सर ऐसी कोई प्रैक्टिस है या जो फीमेल्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनकी किसी रीजन से कर नहीं पाए तो उनको मैं वापस प्रोफेशन में कैसे जोड़ सकता हूँ? हमारी जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स की कभी ज़रूरत पड़ती है मैटरनिटी के बाद में, उनके लिए हमने एक रिटर्नशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया है। हम एक उनके लिए प्रोग्राम करते हैं 7 दिन का जिसमें उनको वापस अपडेशन करवाया जाता है। आज इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन सब चीज़ों के अपडेशन, जो नॉलेज स्किल सेट उनको ज़रूरी है वापस प्रोफेशन में आने के लिए, ये हम लोग चाहते हैं ताकि हमारी फीमेल मेंबर्स जो मैटरनिटी के बाद एक ब्रेक हो गया वापस प्रोफेशन में आ सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है सर, और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर भी थोड़ी सी लाइट डालिए, क्योंकि मेरी जो ओरिएंटेशन हुई थी वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से हुई थी। तो जो मेरे कनेक्ट्स बने वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं आज तक नेटवर्किंग में। तो क्यों हर बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी ना मिले कि वो उसकी ओरिएंटेशन और जो भी है आईटी ट्रेनिंग वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से ही हो? उस बारे में इंस्टीट्यूट क्या सोच रहा है? देखिए नारायण, 1950 से 1990 के बीच हमारे देश में 50 सालों में केवल, आपको मैं बताऊं, 1950 से लेकर 2000 तक, बल्कि इन 50 सालों में हमारे देश में केवल 4 आईआईटी और 4 आईआईएम थे। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदली कि सेक्टरल बेस्ड हमको डेवलपमेंट करना है और कई सारे आईआईएम आज जो है 23 आईआईटीज और 20 आईआईएम से ज़्यादा एस्टेब्लिश हुए हैं। वैसे अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहां पर एक रेजिडेंशियल लर्निंग प्रोग्राम हो सके, ऑलरेडी हमारा जयपुर, हैदराबाद और कोलकाता चालू है। हमारा इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया था 2024 में कि 10 से ज़्यादा नए हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पर रिसर्च बेस्ड लर्निंग होगी। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे आईआईटी आईएम जैसा एक रेजिडेंशियल कैंपस रहेगा जहाँ पे हमारे हर मेंबर को जाना चाहिए। वहाँ पर ऐसे कोर्सेज होंगे, रेजिडेंशियल कोर्सेज होंगे, जिससे सीखने के बाद एक नया क्वालिटेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलेगा जो हमारे इन सीओई से निकला हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा। उसके नॉलेज की, प्रेजेंटेशन स्किल्स की और नेटवर्किंग की सभी चीज़ों के अंदर जो है एक अलग ही साख बनेगी। सर जैसे अभी 3 सीओई है तो इंस्टीट्यूट क्या प्लान करिए, कितने सीओई हो जाएंगे? देखिए दिसंबर 2024 में इंस्टीट्यूट ने काउंसिल ने एक अनाउंसमेंट किया था कि हम कम से कम 11 नए सीओईज एस्टैब्लिश करेंगे और इसमें काउंसिल में हमारा कंटिन्यूसली डिस्कशन भी चल रहा है कि कैसे सीओई को अच्छे से एस्टैब्लिश करके उसका यूटिलाइजेशन हो। उसमें काउंसिल कंटिन्यूसली विचाररत है और जल्दी आपको इससे रिलेटेड कोई अच्छे अनाउंसमेंट सुनने मिलेंगे। क्या बात है सर, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले जिससे वो सीओई में डेवलप हो। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भी चलता है सर, हाउ टू स्टार्ट अ प्रैक्टिस सीओई में, प्रैक्टिस की पाठशाला कहते हैं प्रैक्टिस की पाठशाला, जिसमें प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपना स्किल अपग्रेडेशन का मौका मिलता है। और ये हर मेंबर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप पूरी फोकस रह के वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा बच्चों का एक और क्वेश्चन है सर, सीए बनने के बाद उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जॉब करनी चाहिए? सर एज अ सेक्रेटरी मेरे पास भी, चूँकि मैं सिकासा मेंबर रहा लास्ट ईयर, तो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं कि सर क्या करना चाहिए। कुछ सीए भी बने, उसमें मिठाई खिलाने आए थे। तो सर इसका कोई जवाब तो हो ही नहीं सकता है, आपकी क्या सोच है इस बारे में? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स उस व्यक्ति का रिस्क एपेटाइट और पर्सपेक्टिव क्या है। अगर मैं रिस्क एवर्स हूँ, मेरे को फिक्स इनकम चाहिए, तो उसके लिए जॉब अच्छी है। बट अगर मुझे जो है मल्टीपल रिटर्न्स चाहिए, 10x पहुँचना है, तो फिर प्रैक्टिस एंटरप्रेन्योरशिप उसके लिए अच्छी है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी फील्ड में जाए, मैं तो करता हूँ वो एक्सेल करेगा। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर इन्वेस्टमेंट में जाता है तो मोतीलाल ओसवाल बन जाता है, रामदेव अग्रवाल बन जाता है, राकेश झुंझुनवाला बन जाता है। वही चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर फिल्म मेकिंग में चले जाए तो शेखर कपूर बन जाता है, जिसको ऑस्कर विनिंग अवार्ड मिला था। पॉलिटिक्स में जाता है तो पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु जैसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर बन जाते हैं। अगर यही चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्री डालता है तो कुमार मंगलम बिरला बन जाता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब में जाए, प्रैक्टिस में जाए, कहीं भी जाए, उसको वो ट्रेनिंग मिलती है, उसकी एनालिटिकल स्किल इस तरीके से डेवलप करते हैं कि वो जहाँ जाएगा एक्सेल करेगा। तो ये तो मेरे मन की भावना है कि मुझे क्या पसंद है, मैं उस राह पे चले जाऊँ। साथ ही उसको मेंटरशिप लेनी चाहिए जब भी ऐसे सवाल हो,
तो जो हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में गए हैं, अपने खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट करना चाहिए कि मेरी इच्छा क्या है। आदमी को जो है 5 मिनट मोबाइल डिजिटल सब कट करके बैठ के सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, और जब ये निश्चय हो जाए तो उसको फिर कूद पड़ना चाहिए उस फील्ड के अंदर, अपना दिल जिगर जान सब झोंक देना चाहिए और देखना वो कमाल कर देगा। आप सर इतनी ऊंची पोजीशन पे गए तो आप पे पॉलिटिकल प्रेशर भी आते होंगे या कुछ मेंबर सीनियर मेंबर के प्रेशर आते होंगे कि ये काम करना है, ये करना है, तो उसको कैसे डील करते हैं आप? देखिए, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो इतना शरीफ व्यक्ति होता है कि वो कभी भी किसी काउंसिल मेंबर को गलत काम करने के लिए नहीं कहता। और हमारे काउंसिल मेंबर्स को भी जो पहले दिन शपथ दिलवाई जाती है, तो उसके बाद कोई भी हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर हम काउंसिल में गए हैं तो अपने प्रोफेशन को, देश को कैसे सर्व कर सकते हैं, वही हमारा ध्येय बन जाता है, वही लक्ष्य बन जाता है। और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो इसलिए कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे वाह, क्या बात है सर, ये मिथ लोगों की तोड़ दी है मैंने आपके जवाब से कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रेशराइज भी किया जाता है। दूसरे सर, आप डिसिप्लिनरी कमिटी में भी अभी है एज ए जजमेंट दे रहे हैं, तो सर उसका क्या प्रोसेस होता है, वो क्या होती है? मेरे मेंबर्स को मैं अगर इस पर थोड़ी सी लाइट देना चाहूँ तो। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर अल्फाबेट्स ऑफ ट्रस्ट। तो अगर हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई है तो उससे समाज की अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक पिछले साल ट्विटर पे बहुत चला था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कुछ हजारों टैक्स ऑडिट कर दी थी, तो उसके बारे में इंस्टीट्यूट ने कुछ करा क्या? वो मैटर भी डिसिप्लिनरी कमेटी में आता है? देखिए, कई बार ये हो जाता है कि अगर कोई मेंबर लिमिट 60 की है, उससे ज़्यादा ऑडिट कर रहा है, तो क्वालिटी कैसे इंश्योर करेगा। और उसमें एक केस ऐसा भी आया था 2-3 साल पहले कि किसी ने 4000 ऑडिट के यूडिन जनरेट कर दिए। इस साल से यूडिन में हमने एक लॉक लगा दिया है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो कोई भी व्यक्ति 60 के बाद 61वां यूडिन जनरेट करने जाएगा तो यूडिन जनरेट नहीं कर पाएगा। ये इंटरनल रेगुलेटरी मेजर हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं। वैसे 99% हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो कहीं भी किसी प्रोविजन का वायलेशन नहीं करते, बट कोई भविष्य में वायलेशन ना हो जाए इसके लिए हम लोग कंटिन्यूसली, हमारी काउंसिल जो है रेगुलेटर है इंस्टीट्यूट, इसलिए ध्यान देती है। और हमने यूडिन पे ही लॉक लगा दिया कि आप 60 यूडिन जनरेट कर सकते हैं टैक्स ऑडिट के अंदर 44 AB कैटेगरी में। सर नया कंपनीज एक्ट भी आने वाला है, तो इसके बारे में भी अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो कंपनी लॉ नया डेवलप हो रहा है, उसमें भी कई सारे प्रोविजन आ रहे हैं। और ICAI हर नए लॉ के साथ में, चाहे वो कंपनी लॉ हो, चाहे वो IBC अमेंडमेंट बिल हो, हर लॉ, चाहे इनकम टैक्स लॉ हो, कदम से कदम मिला के सरकार के साथ काम कर रहा है। बिकॉज वी आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। आज हमारी पेरेंट बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, तो हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कैसे मदद मिले, और उसके लिए सुझाव हम गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, चाहे प्री बजट पोस्ट बजट मेमोरेंडम हो या हमारे सजेशन MCA के अंदर पहुंचाने हो। और कोहेसिवली गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन और सब लोग मिलके इस देश को एक बेहतर देश बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एंड आई एम कॉन्फिडेंट that together we can and we will make a difference to this country. सर एब्सोल्युटली आपकी लीडरशिप के अंदर ये होना तो ज़रूर, मैं इसके लिए तो सबको अश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर आपकी लीडरशिप है तो वो तो अचीव कर ही लेंगे आप। सर मेरे 2-3 और सिली से क्वेश्चंस है जो मुझे एज ए स्टूडेंट्स पूछे थे बच्चों ने। एक तो स्टाइफंड का हो गया, अब बच्चों का ये भी मानना है कि उनका स्टाइफंड कम है सर, 5000 रुपये में उनसे मजदूरी कराई जाती है, तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर आर्य पद्धति के अंदर गुरुकुल परंपरा थी। हम लोग सीखने जाते थे और जो है गुरु के पास जाते थे तो उसको तो गुरु दक्षिणा देते थे, उनसे लेते नहीं थे। बट हमारे यहाँ जो स्टाइपेंड का एक कंसेप्ट रखा है कि कई स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से हैं, तो उनको एक रीजनेबल स्टाइपेंड हम लोग दें। और ये स्टाइपेंड जो है ये एक इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट्स के लिए भी। आज जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो जो सीख रहे हैं उसकी वैल्यू आप मॉनेटरी टर्म में नहीं कर सकते। ये गुरुकुल है, विद्या का मंदिर है, यहाँ तो आप सीखने जा रहे हैं, आपको जो स्टाइपेंड मिल रहा है डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सर आपका टफेस्ट फेज क्या रहा 2-3 साल ऐसे, या टफेस्ट डिसीजन क्या रहा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि आपने जो डिसीजन लिया हो, जो आपने एथिकली लिया हो या पर्सनली लोगों को नुकसान, मतलब मन में लगाओ कि यार मुझे इसको फेवर देना चाहिए पर वो एथिकली लिया हो, ऐसे एक डिसीजन के बारे में बताइए मुझे सर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसा तो कुछ है नहीं भाई यार, ऐसा सर ये बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा नहीं है। कुछ आपके पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर, आपके छोटे भाई ने भी CA करा है, तो CA की वैल्यू तो मुझे पता चल गई। अब सर
क्या आपका बच्चा भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही करेगा? देख, मेरे दिल की बात तो यही है कि मेरे बच्चे भी इस पायस प्रोफेशन के अंदर आए, क्योंकि ये बिजनेस नहीं, ये प्रोफेशन है और एक बहुत पवित्र पेशा है। मेरी डॉटर अग्रता है और छोटा बेटा दार्शनिक है, और क्योंकि मेरी वाइफ जो है डॉक्टरेट है, बच्चों का साइंस में एप्टीट्यूड है। बट हाँ, मेरे दिल की भावना ये रहती है, पर मैं जो है बच्चों को प्रेशराइज नहीं करूँगा। बट हाँ, मैं ये ज़रूर करता हूँ कि उनको कभी कभी ऑफिस ले जाता हूँ ताकि वो देखें कि उनके पापा की क्या रिस्पेक्ट है। तो नेचुरली उनके अंदर ये भाव डेवलप हो कि यार जो है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी करें। एंड बाकी तो जो है कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। ऐसा कहते हैं हाथ की लकीरें भी बड़ी शातिर होती हैं, कमबख्त मुट्ठी में तो होती हैं पर काबू में नहीं होती। तो मेरी इच्छा तो ये है कि बच्चे आए, बाकी जो है रब की मेहर। सर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टेज प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त है, हम सब मानते। तो इसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है कि एक बच्चा सीखे, अभी से प्रैक्टिस करे, या एक मेंबर को क्या करना पड़ेगा जिससे वो आपकी तरह इतना कॉन्फिडेंटली बोले स्टेज पे जाके? अगर आपको अपना सब्जेक्ट पता है तो बाकी तो सब कुछ ग्रामर है। आपको अपने ऑडियंस पता होनी चाहिए और अपना सब्जेक्ट पता होनी चाहिए। आपकी ऑडियंस क्या जानना चाहती है, क्या सीखना चाहती है, उसी को आपको उस तक पहुंचाना है। थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन इसके अंदर कर लें, उस तक मोनोटोनी ना होने दें, और हर आदमी को पहचान के हर आदमी को लगे कि आप उसी से बात कर रहे हो। अब सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं मिलता हूँ जो फॉरेन कोर्सेज की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, सिंगापुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। तो ऐसे कितने इंस्टीट्यूट है जिससे हमारा टाई अप हुआ है और जिसके बारे में हमको बच्चों को या नए मेंबर्स को अवेयर करना चाहिए? देखिए, हमारे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए स्काई इज द लिमिट। अगर आपने इंडियन सीए कर दिया तो आप जिस देश में जाएंगे लगभग हर उस देश के साथ हमारा एमओयू रहता है। इसके साथ ही कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारा सीए जो है इसके आईफैक के अंदर मेंबरशिप है। आईसीआई एक अकाउंटिंग रेगुलेटर इंडिया का है। वैसे दुनिया के सारे स्टैंडर्ड सेटर्स जो हैं वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के अंदर आता है, आईफैक के अंदर। आईसीआई इसका मेंबर है। तो बिकॉज आईसीआई इज अ मेंबर ऑफ आईफैक, तो आप दुनिया के किसी भी देश के अंदर चले जाएं, लगभग सारे देश आईफैक से जुड़े हुए हैं, कापा से जुड़े हुए हैं, पाफा से जुड़े हुए हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ एशियन पैसिफिक अकाउंटेंट्स हैं। तो इंटरनेशनली हमारे म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट्स उसको कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। अगर आपने सीए कर लिया ना, तो आप समझ लो कि जो है लगभग 90% जंग तो आप जीत गए हो, बाकी 10% फॉर्मेलिटी रह जाती है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपके मेंटर कौन रहे हैं पॉलिटिकली, अपॉलिटिकली? किसको आप हमेशा लुक इनटू करते हैं कि यार मेरे को इसके जैसा बनना था, या क्या मैं किसी सिचुएशन में फंस जाऊँ तो वो आदमी वैसा करता है, या मेरे मेंटर क्या सोचते हैं? तो देखिए नारायण, आपने जो सवाल पूछा कि मेरे मेंटर कौन है, तो आपको याद होगा दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए थे। बिल्कुल। वैसे मेरे भी कई सारे मेंटर्स हैं, कई सारे लोगों से इंस्पिरेशन लिए मैंने। मेरे सबसे पहले इंस्पिरेशन ली है शांतिलाल जी शाह से। हमारे इंदौर में बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है रमेश भाई शाह, उनके फादर शांतिलाल जी शाह थे और वो एक टैक्स कंसल्टेंट थे। और वो हमेशा इतने प्रामाणिक थे, नीतिमत्ता वाले थे कि एक बार वो ट्राइब्यूनल में आर्ग्यू कर रहे थे और ट्राइब्यूनल मेंबर ने बोला अपने कलीग से कि आपको जानना है कितने प्रामाणिक आदमी हैं। उन्होंने बोला कि वकील साहब, शाह साहब आप बताओ कि इस केस में क्या करें। तो उन्होंने बोला एक काम करें सर, 50% रिलीफ दे दे, मेरे हिसाब से इतनी बनती है। तो ये देखिए, वो हो सकता है 100% रिलीफ मांग सकते थे जज से, बट उनकी नीतिमत्ता थी, प्रामाणिकता थी कि उन्होंने एक फेयर जजमेंट के लिए कहा। इसके बाद में नानी पालकीवाला साहब जो एक लॉ लीजेंड रहे हैं, पालकीवाला साहब के लिए कहते हैं कि ही यूज्ड टू लुक इनटू द आईज ऑफ जजेस एंड डोमिनेट देयर ब्रेन। तो पालकीवाला साहब से मैंने सीखा कि कैसे हम अपनी स्किल्स को डेवलप करें, प्रेजेंटेशन स्किल्स करें, कोर्ट में कैसे केस आर्ग्यू करें। हमारे इंदौर के बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है एस देशपांडे साहब। देशपांडे साहब से मैंने सीखा डू दैट ड्यूटी। क्लाइंट कैसा भी हो, कुछ भी करो, आपको अपना काम करना है, आपको अपना कर्तव्य करना है। देशपांडे साहब से एक और बात मैंने सीखी कि इट इज़ बेटर टू लूज अ केस रादर देन लूजिंग द बेंच, कि एक केस के चक्कर में हम कुछ मिसरिप्रेजेंट गलती से ना कर दें जिसकी वजह से कोर्ट हमेशा नाराज हो जाए। हमेशा इसीलिए देशपांडे साहब जब भी कोर्ट में बोलते हैं उनकी बात को जजेस भी फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। मेरे मेंटर मेरे फादर भी हैं। मैंने अपने फादर से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आज मेरे फादर हमेशा मोरल वैल्यूज़ को प्रधानता देते हैं। आपकी इंटीग्रिटी, आपका कैरेक्टर, उससे आपकी पहचान बनती है। आप जो करो ये सोच लो कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं एक काम गलत करूंगा जिंदगी भर के लिए मेरा नाम खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे इंश्योर करना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ अपनी अंतरात्मा के हिसाब से सही काम कर रहा हूँ।
मेरे मेंटर्स की बात जो आपने करी है, हाँ सर। तो मैं मनोज गुप्ता जी के बारे में भी कहूंगा। मैं जब बॉम्बे से इंदौर आया था तो मैं मनोज गुप्ता जी के साथ बैठता था, और मनोज गुप्ता जी से मैंने जो सीखा, टू बी फेयर, उनकी जिजीविषा, कंटिन्यूअस लर्निंग को लेके, और मैं तो उनसे 20 साल छोटा था, वो और मेरे फादर एक एज के हैं, उसके बाद भी वो हमेशा मुझसे पूछते थे, सीखते थे। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आप किसी से भी सीख सकते हो। ये चीज़ मैंने मनोज गुप्ता जी से सीखी। आज हमने कई असाइनमेंट साथ में करें, तो हो सकता है वो मेरे को 10% रेम्युनरेशन देते, बट नहीं, उन्होंने हमेशा इक्वल रेम्युनरेशन दिया। तो कैसे यंग मेंबर्स की कदर की जाए, ये मैंने मनोज गुप्ता जी से सीखा, और मैं उसको इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी अपने युवा साथियों को सिमिलर तरीके से मेंटरिंग कर सकूँ। मनोज गुप्ता जी हो गए, महेश अग्रवाल जी, वो भी एक सीनियर हमारे टैक्स एडवोकेट हैं, उनसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। महेश जी से मैंने सीखा कि कैसे किसी को भी हेल्प करना मत भूलो। मतलब कोई भी आदमी उनके पास आया, वो हेल्प करने से कभी नहीं चूकते। आपको कभी भी किसी भी चीज़ की मदद हो, वो हमेशा उस व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं, और जब आपके पीछे कोई खड़ा हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ये बात मैंने महेश अग्रवाल जी से सीखी। हमारे बड़े सीनियर टैक्स के एडवोकेट हैं, टीपीए के प्रेसिडेंट भी रहे, बट हमेशा लोगों की मदद करते रहो, बिना किसी अपेक्षा के सेल्फलेसली मदद करते रहो। ये मैंने महेश अग्रवाल जी से सीखा है। ऐसे हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखा है, बट ये कुछ लोग जो मुझे ध्यान आए, मैंने उनके बारे में आपसे सही बात है सर। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। और सर आपने जो 30 से छोटे मेंबर्स है, 30 साल से छोटे मेंबर्स, उनसे क्या सीखा है? यंग मेंबर से क्या सीखा है? आपके मेंटर तो गए, आप इनसे भी कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा सर। इसी नोट पे मैं एंड करूंगा मेरा पॉडकास्ट। डेफिनेटली मैं अपने यंग मेंबर्स से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं अगर यंग मेंबर्स में बात करूँ तो कैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ये तो मैं अपने यंग मेंबर्स के साथ सीखता हूँ। कैसे नए नई चीज़ों को देखना, सीखना। आज अगर सोशल मीडिया है तो मैंने अपने यंग मेंबर से सीखा है कैसे लोगों को अप्रोच किया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी के अंदर एआई को सीखना, ये मैंने अपने यंग साथियों से सीखा है। कैसे नेटवर्किंग की जाए, कैसे नए मेंबर्स तक जाके मिला जाए, बात की जाए, बिना बेझिझक होकर बात की जाए, एक दूसरे से नेटवर्किंग की जाए, ये मैं अपने यंग मेंबर्स से सीखता हूँ। कैसे जिजीविषा से बिना कुछ घबराए क्लाइंट को मिलना, उसको अपनी चीज़ बताना, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और आप किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे सीनियर हो, यंग मेंबर हो, सबसे मैंने सीखा है और सीखता रहूँगा, ये भी कैसे। ये तो मेरे को पता ही है सर, वो तो कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपकी सर 2 चीज़ें जिस पे आप काम कर रहे हैं, एज अ काउंसिल मेंबर आप हमेशा इंदौर ब्रांच में आते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। मुझे नहीं, हर मेंबर को बहुत अच्छा लगता है, जुड़ाव महसूस होता है। तो ऐसी कौन से 2 विज़न हैं आपके, आज नहीं तो जब तक आप काउंसिल में, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? आप समझ लीजिए ड्रीम हो गए, गोल हो गए, जो भी एज अ काउंसिल मेंबर आपके ओवरऑल प्रोफेशन के लिए है। मैं चाहता हूँ कि हमारे छोटे से छोटे शहर से लेकर बड़े से बड़े शहर तक जो चार्टर्ड अकाउंट हैं, उन सब का नॉलेज लेवल इतना एक्सीलेंट हो जाए कि आज आप टैक्स लॉज हो, सक्सेशन प्लानिंग हो, इन सब एस्पेक्ट्स पे हमारे मेंबर जो हैं वो अपने आप को इतना अपडेट कर दें। और उसमें मैं गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर घूम के अपने मेंबर्स को नई नई चीज़ों के बारे में अपडेट कर रहा हूँ। और मेरी ये भावना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो ग्लोरी आज से 50 साल पहले थी, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वो चाय हमारे पास प्रेसिडेंट को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पिला रहे हैं। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट समाज के हर क्षेत्र में जिस तरीके से काम करता था, बीसीसीआई हो, उसके चेयरमैन हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, एनकेपी साल्वे, जो क्रिकेट में भी योगदान दे रहे थे। आज हमारे देश में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जब देश आज़ाद हुआ तो यूटीआई की स्थापना करने के लिए पी ब्रह्मैया हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो वही रुआब, वही ग्लोरी वापस हमारे प्रोफेशन की आ सके, और हर सेक्टर में चार्टर्ड अकाउंटेंट की आज जो ग्लोरी है, आज जो कीमत है, आज जो उसको मानते हैं, उससे 10 गुना हो जाए, और उस वहीं हमारे मेंबर्स की इनकम भी 10 गुना हो जाए। ये मेरे प्रारंभिक सपने हैं। बाकी आप सब लोगों से नए नए सपने और नए नए विजन में लेता रहूंगा और अपने आप को डेवलप करता रहूंगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।